मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ, लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था। और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और इसलिए मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। जिनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने नसीब नहीं हुई, उनके सामर्थ्य को हम रोक नहीं सकते। हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसके कारण आज गरीब माँ का, विधवा माँ का भी बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखने लगा। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का हमने विस्तार किया है। 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय थे, आज 470 है, 470 हो। और अब हम 200 और ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने सैनिक स्कूलों में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों को भी प्रवेश की व्यवस्था की। आप स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे। पहले बेटियों के लिए उसके दरवाजे बंद थे और आप भी जानते हैं कि सैनिक स्कूलों का महात्मा क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, जिसने आप जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है। अब वो अवसर मेरे देश की बेटियों को भी मिलेगा। हमने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल और अभी हमारी सैकड़ों बेटियां देशभक्ति के इस माहौल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और देश के लिए जीने का जज्बा सहज रूप से उनके भीतर पनप रहा है। आदरणीय सभापति जी, युवाओं के ग्रूमिंग में एनसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम में से जो भी एनसीसी के संपर्क में रहा है उसे मालूम है कि उस उम्र में और उस कालखंड में एक बहुत सुनहरा अवसर होता है व्यक्ति के विकास में, सर्वांगीण विकास में। उसको एक एक्सपोजर मिलता है। बीते वर्षों में एनसीसी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हमने उसको भी जकड़ करके बैठ गए थे। 2014 तक एनसीसी में करीब 14 लाख कैडेट हुआ करते थे। आज वो संख्या 20 लाख पार कर गई। आदरणीय सभापति जी, देश के युवाओं में जो उमंग है, उत्साह है, नया कुछ कर गुजरने की इच्छा है, रूटीन काम से भी हटकर के कुछ करने का उनका इरादा है, ये साफ नजर आता है। जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मैंने देखा कि आज भी कई शहरों के नौजवानों की टोलियां अपने तरीके से, स्वयं प्रेरणा से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रही है। कोई झुग्गी झोपड़ी में जाकर के शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कई नौजवान कुछ न कुछ कर रहे हैं। इन सारी बातों को देख करके हमें लगा कि देश के युवाओं को एक अवसर मिलना चाहिए, संगठित रूप से प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए हमने माय भारत एक आंदोलन शुरू किया है। मेरा युवा भारत, माय भारत। आज करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने उसमें अपनी रजिस्ट्री करवाई है और देश के वर्तमान विषयों पर चर्चा करना, मंथन करना, समाज को जागरूक करना, सक्रियता से ये नौजवान अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। उनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो अपने सामर्थ्य से अच्छी चीजों को हाथ लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, खेल का क्षेत्र
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जन्म देते हैं और जिस देश में स्पोर्ट जितना व्यापक होता है उस देश के अंदर वो स्पिरिट अपने आप पनपता है। खेल प्रतिभा को बल देने के लिए हमने अनेक आयामों पर काम शुरू किया है। खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो, उसमें अभूतपूर्व हमने मदद की है ताकि देश के नौजवानों को एक अवसर मिले। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स और खेलो इंडिया अभियान हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं और हम अनुभव भी कर रहे हैं। पिछले दिनों 10 साल में जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया, भारत ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया, भारत के नौजवानों ने अपना लोहा बनवा लिया है और उसमें हमारी बेटियां भी उतना ही दमखम के साथ दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय सभापति जी, किसी भी देश को विकासशील से विकसित की जो यात्रा होती है उसमें जन कल्याण बड़ी ताकत होता है और विकासशील से विकसित की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरती है और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व को समझा है और हमने इस पर बल दिया है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो ये भी जरूरी है कि वो समय सर पूरे हो, जिसकी हम कल्पना करें, योजना करें, आवश्यकता समझे, लेकिन लटके रहे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। उससे टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होता है और देश उस लाभ से वंचित रह जाता है, अनेक सालों तक इंतजार करता है, उसका बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है जिसको शब्दों में गिना नहीं जा सकता है। कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, भटकाना, लटकाना ये उनका कल्चर बन गया था और उसके कारण ये राजनीति का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट को करने देना, नहीं करने देना, उसमें राजनीतिक तराजू रहता था। सबका साथ सबका विकास का मंत्र नहीं होता था। एक भी नहीं होता। इस कांग्रेस कल्चर से मुक्ति पाने के लिए हमने एक प्रगति नाम की व्यवस्था बनाई और उस नियमित रूप से मैं स्वयं इस प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स का डिटेल मॉनिटरिंग करता हूं। कभी ड्रोन से भी उस एरिया की वीडियोग्राफी और लाइव इंटरेक्शन करता हूं। काफी मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूं। करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए के ऐसे जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे किसी न किसी कारण से, राज्य और केंद्र का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फाइलों में कहीं लटका पड़ा होगा, इन सारी चीजों का रिव्यू करता हूं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पर अध्ययन किया इस प्रगति के हमारे इनिशिएटिव पर और बहुत बड़ा उसने अच्छा रिपोर्ट दिया है और उसमें उसने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। उसने कहा प्रगति के इनिशिएटिव के बारे में कहा है, उन्होंने प्रगति के अनुभवों से सीखते हुए अन्य विकासशील देशों के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्रांति लाने का एक मूल्यवान अवसर है। ये प्रगति को सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने सुझाव दिया। पहले काम कैसे होते थे, मैं तथ्यों के साथ कोई उदाहरण देना चाहता हूं ताकि पता चले कि कैसे देश को नुकसान किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कुछ एक ही व्यक्ति ने जानबूझ के किया होगा, लेकिन कल्चर डेवलप हो गया और उसका परिणाम हुआ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम
एग्रीकल्चर, किसान, भाषण तो बहुत बढ़िया दे देते हैं, अच्छा लगता है। भड़काने का काम करने में क्या जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, भड़काते रहो दुनिया को, कोई काम तो करना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए एक अहम योजना थी, सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना 1972, सोचिए साहब, 1972 में स्वीकृत हुई थी, 5 दशक तक लटकी रही। 1972 में जिस योजना को सोचा गया, योजना बनी, फाइल पे स्वीकृत हो चुकी, 2021 में हमने आकर के इसको आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन इन 1994 में स्वीकृत हुई थी। 1994 में ये रेल लाइन भी बरसों तक लटकी रही। 3 दशक बाद आखिरकार हमने 2025 में इसे पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, ओडिशा की हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन, हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन 1996 में स्वीकृति हुई थी। ये भी बरसों तक अटकी रही और ये भी 2019 में हमारे कार्यकाल में पूरी हुई। आदरणीय सभापति जी, असम का बोगीबिल ब्रिज 1998 में स्वीकृत हुआ था, ये भी हमारी सरकार ने 2018 में पूरा किया। और मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, एक कल्चर कितने देश को बर्बाद किया है, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के लिए, देश जिसके लिए हकदार था, जो होने की संभावनाएं भी थी, इस प्रगति का न करते हुए कितनी बर्बादी की है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सही प्लानिंग और समय सही एजुकेशन, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। पीएम गति शक्ति में जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए जरूरी है समझना, और मैं तो चाहूंगा इसको राज्यों ने भी उपयोग करना चाहिए। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म में 1600 डेटा लेयर्स हैं हमारे देश के अलग अलग कामों के, और निर्णय प्रक्रिया को तेज करते हैं, सरल करते हैं, और उसको लागू करने में भी बहुत तेजी से उसको लागू किया जा सकता है। तो आज गति शक्ति प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को गति देने वाला आधार बन गया है। आदरणीय सभापति जी, आज के नौजवानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके माँ बाप को मुसीबतों से जिंदगी क्यों गुजारनी पड़ी, देश की ऐसी हालत क्यों हुई, उनको जानना बहुत जरूरी है। अगर बीते दशक में डिजिटल इंडिया के लिए हम प्रोएक्टिव न होते, हम कदम न उठाते, तो आज जैसी सुविधाएं लेने में
हमें कई साल इंतजार करना पड़ता है। ये हमारे प्रोएक्टिव डिसीजन और प्रोएक्टिव एक्शन का परिणाम है कि आज हम समय के साथ या कहीं कहीं समय से आगे चल रहे हैं। आज देश में 5G टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे तेज गति से व्याप्त हमारे देश में बना है। आदरणीय सभापति जी, मैं अतीत के अनुभवों से कह रहा हूं, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, एटीएम हो, ऐसी कई टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों में हमारे से बहुत पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत में आते आते दशकों बीत गए तब जाकर के पहुंचा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बीमारी की बात करूं, टीकाकरण की बात करूं, जैसे चेचक, बीसीजी का टीका, जब हम गुलाम थे तब दुनिया में वो टीकाकरण हो रहा था, कुछ देशों में हो चुका था, लेकिन भारत में ये दशकों बाद आया। पोलियो की वैक्सीन हमने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, हम पीछे रह गए थे। कारण यह था, कांग्रेस ने देश की व्यवस्था को ऐसे जकड़ करके रखा था। उनको लगता था सारा ज्ञान सरकार में जो बैठे हैं उन्हीं को है, वही सब कर लेंगे, और उसी का एक परिणाम था लाइसेंस परमिट राज। मैं देश के नौजवानों को कहूंगा, लाइसेंस परमिट राज का कितना जुल्म था। देश विकास नहीं कर सकता था और लाइसेंस परमिट राज यही कांग्रेस की पहचान बन गई थी। आदरणीय सभापति जी, कंप्यूटर का जब शुरुआती दौर था तो कंप्यूटर को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था, कंप्यूटर लाने के लिए, और कंप्यूटर लाने के लाइसेंस पाने में भी सालों लग जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो दिन थे मकान बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो सीमेंट के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था मकान बनाने के लिए। इतना ही नहीं सभापति जी, शादी ब्याह में अगर चीनी की जरूरत हो, चीनी चाय पिलानी हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मेरे देश के नौजवानों को पता होना, और मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजों के काल